आइए इस बेहद खास और महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं, जहां हमारा पूरा ध्यान भारतीय संविधान की नींव रखने वाले उन गहरे और प्रभावशाली शब्दों को डिकोड करने पर होगा। संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम प्रियम्बल भी कहते हैं, वो महज कुछ पन्नों का लेख नहीं है। ये पूरे राष्ट्र की दिशा तय करता है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसे हर नागरिक को गहराई से समझना चाहिए, और आज के इस विश्लेषण में हम ठीक यही करने वाले हैं। इस पूरी चर्चा के दौरान हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे: संविधान की आत्मा, भारत की प्रकृति, न्याय, स्वतंत्रता और समानता, एकता बनाम अखंडता, और आखिर में संशोधन और मूल ढांचा। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, संविधान की आत्मा, यानी इसके एकदम कोर को समझना। प्रसिद्ध संविधान सभा सदस्य ठाकुरदास भार्गव जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा करार दिया था। जरा सोचिए, किसी दस्तावेज को सीधे आत्मा कह देना, ये कोई साधारण उपमा बिल्कुल नहीं है। जब किसी चीज को आत्मा कहा जाता है तो ये उसके अत्यधिक महत्व और उसके बुनियादी आधार को उजागर करता है। असल में प्रस्तावना ही वो लेंस है जिससे पूरे संविधान के विस्तृत अनुच्छेदों को पढ़ा और समझा जाता है। प्रियम्बल की शुरुआत होती है इन शानदार शब्दों से, हम भारत के लोग। अब ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये इस बात का सबसे बड़ा और ठोस प्रमाण है कि इस देश को बनाने और इसे चलाने की जो सर्वोच्च शक्ति है, जो अधिकार है, वो सीधे इसके नागरिकों से आता है। सत्ता का असली स्रोत कोई बाहरी ताकत या कोई शासक नहीं है, बल्कि स्वयं इस देश के लोग हैं। यही तो लोकतंत्र का सबसे शुद्ध रूप है। अब आते हैं भाग 2 पर, भारत की प्रकृति। एक राष्ट्र का निर्माण आखिर होता कैसे है? भारत राज्य की प्रकृति का यहाँ एक बड़ा ही सटीक क्रम दिया गया है, जिसे याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है SSDR, यानी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। यह क्रम हमें बताता है कि राष्ट्र का निर्माण ईंट दर ईंट कैसे हुआ है। एक ऐसे देश से लेकर जो अपने फैसले खुद लेता है, जहां लोगों का कल्याण सबसे ऊपर है, जहां सभी धर्मों का सम्मान है, जहां सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और जिसका सर्वोच्च पद निर्वाचित होता है। ये पूरी की पूरी कहानी इसी एक क्रम में समाहित है। चलिए अब भाग 3 की तरफ बढ़ते हैं, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। ये हमारे संविधान के मुख्य आधार हैं। संविधान विशेष रूप से लोगों के लिए 3 अलग-अलग प्रकार के न्याय यानी जस्टिस की गारंटी देता है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसका सीधा सा मतलब ये है कि समाज में धन और संसाधनों के मामले में और राजनीतिक भागीदारी में किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर नागरिक को बिल्कुल समान और निष्पक्ष रूप से देखा जाएगा। अक्सर हम लोग लिबर्टी और फ्रीडम को एक ही मान लेते हैं, है ना? लेकिन इनके बीच का अंतर समझना बहुत ही दिलचस्प है। प्रस्तावना हमें एक व्यापक लिबर्टी प्रदान करती है जो हमारे मूल विचारों और विश्वासों से गहराई से जुड़ी है। ये अनुच्छेद 19 में दी गई फ्रीडम से थोड़ी अलग है, क्योंकि फ्रीडम विशिष्ट कार्यों और अधिकारों के बारे में बात करती है। अगर हम इसकी और गहराई में जाएं, तो प्रस्तावना स्पष्ट रूप से ठीक 5 प्रकार की लिबर्टी देती है, और वो हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये सुनिश्चित करता है कि हर एक व्यक्ति को अपनी सोच विकसित करने, उसे अभिव्यक्त करने और अपने विश्वास के अनुसार जीवन जीने का पूरा अधिकार है। ये मानसिक और आध्यात्मिक विकास की पूरी आज़ादी देता है। और अंततः संख्याओं का ये गणितीय क्रम यहाँ आकर पूरा होता है, जहाँ नागरिकों से 2 विशिष्ट प्रकार की समानता या इक्वालिटी का वादा किया गया है: प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। यानी समाज में हर व्यक्ति का स्टेटस एक समान होगा, कोई ऊंचा या नीचा नहीं होगा, और हर किसी को आगे बढ़ने, शिक्षा प्राप्त करने और रोजगार पाने के लिए एक जैसे अवसर मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, एकता बनाम अखंडता, वो शक्ति जो राष्ट्र को एक साथ बांधती है। जहां एकता या यूनिटी का अर्थ लोगों के बीच सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक जुड़ाव से है, यानी हमारे दिलों और हमारी संस्कृति का मिलन, वहीं अखंडता या इंटेग्रिटी एक अटूट भौगोलिक बंधन का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के तौर पर जम्मू और कश्मीर भौगोलिक रूप से भारत के बाकी हिस्सों से अविभाज्य है, वो हमारी इंटेग्रिटी है। और जो सांस्कृतिक लगाव देश के हर कोने के लोगों को एक दूसरे से जोड़कर रखता है, वो हमारी यूनिटी है ना? कमाल का बैलेंस। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, भाग 5, संशोधन और मूल ढांचा, परिवर्तन का तनाव।
अगर हम संविधान की इस ऐतिहासिक यात्रा पर नजर डालें तो प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लेकिन यह यात्रा यहीं नहीं रुकी। इस पाठ ने अपना सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण संशोधन वर्ष 1976 में देखा, जो यह साफ तौर पर दर्शाता है कि ये एक जीवित दस्तावेज है, समय के साथ चलने वाला। साल 1976 के उस 42वें संशोधन ने विशेष रूप से 3 नए और बेहद महत्वपूर्ण शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी ये शब्द 1950 में लागू की गई मूल प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें बाद में जोड़ा गया ताकि देश की बदलती दिशा, सभी धर्मों के प्रति राज्य के समान दृष्टिकोण और राष्ट्र की भौगोलिक एकता को और भी स्पष्टता से परिभाषित किया जा सके। अब जब भी संशोधनों या बदलावों की बात होती है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी मूल संरचना का सिद्धांत समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के रुख का निष्पक्ष रूप से अवलोकन करने पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यद्यपि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसका मुख्य बेसिक स्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचा पूरी तरह से अछूता रहना चाहिए। इसे किसी भी हाल में बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा शक्तिशाली सुरक्षा कवच है जो ये सुनिश्चित करता है कि संविधान की आत्मा हमेशा सुरक्षित रहे। तो अब इस पूरे विश्लेषण के निष्कर्ष पर पहुंचते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। चूंकि ये बुनियादी शब्द इतने विविध और विशाल राष्ट्र को एक साथ मजबूती से एकजुट करते हैं, तो आज के समय में प्रस्तावना का वह कौन सा विशिष्ट वादा है जिसे बनाए रखना हमारे भविष्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? क्या वो न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है या फिर बंधुत्व है? इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज की ये चर्चा समाप्त होती है। इन बुनियादी विचारों पर गौर जरूर कीजिएगा।